वेलकम बैक। आवाज अड्डा में आज बात हो रही है कि किस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में बातचीत हो रही है, सुनवाई हो रही है। एक संविधान बेंच इस पूरे मामले को सुन रही है। अब मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर की अरुण गोयल साहब की नियुक्ति पर भी यहाँ सवाल उठे और एक तल्ख टिप्पणियों का दौर आया जो सुप्रीम कोर्ट से आया, लेकिन उन्होंने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। आगे देखना होगा कि अपने फैसले में किस तरह के डायरेक्टिव्स देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक स्वस्थ बहस जरूर छिड़ी हुई है और अच्छी बातचीत हो रही है। ब्रेक से पहले हमने काफ़ी सारी बातचीत की, लेकिन उमाकांत जी, अब जब सरकार ने भी अपना पक्ष रखा, जो अटॉर्नी जनरल वेंकट रमाणी जी का जवाब है, उन्होंने भी यही कहा कि सब कुछ जो है वो 1991 के कानून के तहत ही किया गया है, कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं है और अदालत को हस्तक्षेप करने की कोई ज़रूरत यहाँ नहीं दिखती है। मतलब एकदम साफ उनका मैसेज था। अब फैसला क्या आएगा क्या नहीं आएगा एक अलग बात है, लेकिन क्या एक बार फिर ये कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में जो है वो टक्कर या मतभेद होता हुआ या तनातनी होती हुई दिखाई देगी? देखिए, अगर मुझे लग रहा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका या विधायिका जो भी चीज़ें हैं, मतलब जो भी उसके पिलर्स हैं हमारे सिस्टम के, अगर उनके बीच में तनातनी टकराहट अगर देश के लोकतंत्र को स्वस्थ बनाने के लिए हो रही है, एक प्रक्रिया स्वस्थ प्रक्रिया अपनाने के लिए हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि इस तरह की टकराहट के अच्छे परिणाम निकलते हैं। और इस तरह की टकराहट अगर समय समय पर हो इस देश में, तो वो देश के लोकतंत्र को स्वस्थ बनाएगी। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा प्रक्रिया है और उन्होंने जो आदेश को रिजर्व किया है, उसके बारे में मैं एक बिंदु ये कहना चाहूँगा कि क्या ये बात सही नहीं है सर्वोच्च न्यायालय की जो टिप्पणी आई है कि आप इसको वाइडर बनाइए, जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको वाइडर बनाइए, उसको ट्रांसपेरेंट बनाइए, और जो भी व्यक्ति इन संवेदनशील पदों पर, इन महत्वपूर्ण पदों पर बैठते हैं, उन पदों को में अगर जो कोलिजियम सिस्टम है एट पार विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो कोलिजियम सिस्टम का अगर आप विस्तार करते हैं और उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन का कहीं कोई से नहीं होती है, आप इनको क्यों नहीं आप शामिल करते? और अगर सुप्रीम कोर्ट की भी अगर निगरानी में ये चीज़ें अगर हो रही हैं तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज सवाल उठाया है, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे इंटरेस्टिंग बात ये ऐसा लग रहा है, ऐसा मैसेज है पब्लिक में कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कोई सो मोटो लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं कोई सो मोटो नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट एक पेंडिंग याचिका, एक लंबित याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसको उन्होंने आज रिजर्व रखा है। और सुप्रीम कोर्ट के सामने जब इस तरह की प्रक्रियागत जो भी चीजें आएंगी, तो सुप्रीम कोर्ट की एक मॉरल जिम्मेदारी है, सर्वोच्च अदालत की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि वो उस याचिका को डिस्पोज ऑफ करे, और उस याचिका में जितने भी पक्षकार हैं, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे वो भारत की संसद हो, कोई भी हो, या राज्य सरकारें हो, उनको पार्टी पर उनके विचार पूछे। तो जो वेंकट रमणी साहब जो सरकार की तरफ से जो एजी जो बहस में जो उन्होंने, उनकी बहस का निचोड़ ये है कि स्टेटस को शुड बी मेंटेन्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टेटस को तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कानून इस देश में हैं, जिसमें इतने संशोधन भारत के संसद में हमने देखे, इतने संशोधन हुए हैं, वो वक्त के साथ साथ हो सकता है कि आज के पहले ऐसी प्रक्रिया की जरूरत ना पड़ी हो, लेकिन आज जरूरत पड़ रही है। आज इसलिए जरूरत पड़ी है कि तमाम तरह के जो सवाल हैं, जो लोग सरकार का हिस्सा नहीं है, जो लोग सरकार को सवाल पूछ रहे हैं, हम जैसे लोग जो सवाल पूछना चाहते हैं, उनके दिमाग में, और जुडिशरी भी सवाल पूछ रही है, उनको ये जानने का अधिकार है, ये सवाल पूछने का अधिकार है। और वही अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का भी सवाल पूछने का, जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है, जो सरकारें 10 साल 20 साल पहले ही उनको सवाल कौन पूछ के कोई फायदा नहीं है। सवाल पूछा अगर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ द डे को पूछा है, तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ द डे को ओपन हार्टेडली इस सजेशन को मानना चाहिए कि ठीक है, अगर आप व्यवस्था को, सिस्टम को, इलेक्शन प्रणाली में सुधार के लिए, हालांकि सुधार केवल इससे नहीं होना है, सुधार की तो दूसरी बात है। आप ये बताइए कि सर्वोच्च जो हमारा मुख्य निर्वाचन आयोग है या इलेक्शन कमीशन है, वो इलेक्शन बॉन्ड पर जो इस समय भारत की चुनावी प्रणाली को सबसे ज्यादा करप्ट कर रहा है,
वो इलेक्शन बॉन्ड, आपके पास 200 करोड़ रुपए ब्लैक मनी है, आप संसद मार्ग की स्टेट बैंक में जाइए, आप बॉन्ड खरीदिए और सत्ताधारी पार्टी को दान दे दीजिए और अपोजिशन को आप एक टॉफी पकड़ा दीजिए और सारा, और उसका ऐसा कानून बना दिया कि आप उसमें सवाल ही नहीं पूछ सकते ब्लैक मनी को व्हाइट करने का। और सत्ताधारी, जो भी सत्ताधारी पार्टी हो, मुझे लग रहा है कि आज ये जो पार्टी सत्ता में है, कल ये विपक्ष में रहेंगे और इनसे ज्यादा क्रूर पार्टी कोई भारत में आएगी तो क्या होगा। वो इनसे भी, अगर आप सिस्टम को नहीं बनाएंगे, प्रक्रिया को ठीक नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि वो सरकार इनसे भी ज्यादा निरंकुश साबित हो जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन रिफॉर्म और ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट का जो मुद्दा है, ये इलेक्शन रिफॉर्म्स का भी पार्ट है। क्योंकि अगर आप ऊपर से सीधे करेंगे, गंगा अगर गंगोत्री से आप शुद्ध करेंगे तो नीचे भी वो शुद्ध होगी, और ऊपर अगर गंदगी होगी, ऊपर गलत फैसले वाले लोग बैठेंगे, तो निश्चित रूप से वो जमीन पर जो गंगा बनारस, पटना और बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, वहां शुद्धता की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। ठीक है आशुतोष जी, अब और भी संस्थाएं हैं जहां पर अपॉइंटमेंट जो है वो एक तरह के कॉलेजियम सिस्टम में होता है, जहां नेता प्रतिपक्ष भी शामिल होते हैं, दूसरे लोग भी शामिल होते हैं। शायद सीबीआई के डायरेक्टर की भी पोस्ट ऐसी है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या सिर्फ ऐसी प्रक्रिया बना देने से ये सुनिश्चित होगा कि कोई बहुत सशक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही हमें मिलेगा जो कोर्ट की टिप्पणियां मैं उसके अनुसार बात कर रहा हूं कि ऐसा हो और वैसा हो और यस मैन ना हो, या फिर आपको उसको सशक्त करने के लिए वैसे प्रावधान, वैसे कानून, वैसी सुरक्षा देनी होगी? विपिन, हम इस देश के अंदर बार बार कहते हैं कि हमारा लोकतंत्र बड़ा खूबसूरत है, हमें इस पर गर्व, हमें इस लोकतंत्र पर गर्व है, पर क्या ये इवॉल्व लोकतंत्र है? क्या अमेरिका के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप जब बन के आते हैं तो वहां पे आप देखिए वहां इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, चाहे मीडिया हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी के लोग हो, चाहे वहां स्टेट डिपार्टमेंट के लोग हो, उन लोगों ने किस तरीके से रिएक्ट किया? उन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के जो निरंकुश फैसले थे उसका विरोध किया, और न केवल विरोध किया बल्कि प्रतिरोध भी दिखाया उन्होंने, और स्पष्ट तौर पर दिखाया। वो जनता के द्वारा चुने गए राष्ट्रपति थे, लेकिन वहां पर संस्थाओं ने यह साबित किया कि उनके रीढ़ की हड्डियां हैं, और यह तभी संभव होता है जब डेमोक्रेसी इवॉल्व लेवल पे होती है। हमारे यहां जब कोई बहुत ही पावरफुल प्राइम मिनिस्टर आता है तो सारी संस्थाएं दंडवत हो जाती हैं। अभी पीएन भगवती, जस्टिस पीएन भगवती का बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन इन्हीं पीएन भगवती ने क्या, जब इमरजेंसी के दौरान जब ये जरूरत थी कि फंडामेंटल राइट्स के लिए खड़े होने की, एक आम सिटीजन के साथ खड़े होने की, तो क्या खड़े हुए थे? क्या वो आपकी काबिलियत का देश क्या करेगा? जब देश को आपको जरूरत थी, जब फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जरूरत थी, जब सिटीजन्स के साथ प्रोटेक्ट करने की जरूरत थी, जब देश के प्रधानमंत्री के साथ सीना तान करके जुडिशरी को खड़े होने की जरूरत थी, तब तो जुडिशरी ने पूरी तरीके से घुटने टेक दिए थे ना। तो हमारे यहां संस्थाएं हैं, लेकिन हमारे यहां संस्थाएं व्यक्तियों की मोहताज हैं। मिसेस गांधी के जमाने में क्या पार्लियामेंट काम कर रही थी? क्या मिसेस गांधी ही पार्लियामेंट थी? आज की तारीख में बिल्कुल वही स्थिति है। जो चीज प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, पार्लियामेंट उसको 100% एंडोर्स कर देती है। जजेस की बेंच का नाम आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके का फैसला वहां आएगा। तो जुडिशरी एज एन इंस्टीट्यूशन नहीं काम कर रही है। हाँ, कुछ बेंच हैं जो अभी भी अपने आप को बचाए रखे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन में भी कुछ लोग हैं जो अपने आप को बचाए। अशोक लवासा जी के साथ क्या हुआ? वो जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लेकर जो फैसले करने थे, उसमें उन्होंने एक डाइसेंट नोट दिया, 2-1 से फैसला हुआ। उन्होंने कहा भाई जो बात मैंने कही है वो फैसले में आनी चाहिए, और उसको लेकर फिर उसके बाद क्या हुआ? उनकी पत्नी के यहाँ छापे पड़े, उनके बेटे के यहाँ छापे पड़े, सब छापे पड़े, और अंत में ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई कि लवासा साहब को मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं बनने दिया गया, उनको इस्तीफा देकर एशियन डेवलपमेंट बैंक में वाइस प्रेसिडेंट जाके बन गए। क्या इस देश में किसी दूसरे संस्थाओं ने इस खड़े हुए? क्या लवासा के साथ, अशोक लवासा जी के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। तो यह सवाल इस बात को लेकर यह कि आप प्रोसीजर बना दीजिए। सीबीआई का प्रोसीजर विनीत नारायण के फैसले के बाद बन गया है, उसमें तमाम तरीके की दिक्कतें हैं, लेकिन आप देख लीजिए किस तरीके का अपॉइंटमेंट वहां पे हो पा रहे हैं। तो टीएन सेशन इसलिए खड़े हो पाए क्योंकि टीएन सेशन उसी व्यवस्था से निकले हुए थे, लेकिन उनकी रीढ़ की हड्डी मजबूत थी। और इस देश में अगर किसी एक शख्स को अगर भारत रत्न मिलना चाहिए तो उनका नाम है टीएन सेशन। टीएन सेशन के पहले इस देश में चुनाव क्या होते थे, किस तरीके से मतपेटियां लूटी जाती थी, किस तरीके से हिंसा होती थी, किस तरीके से 20-25 लोगों की मौतें होती थी,
उनके आने के बाद उन्होंने जो सिस्टम पैदा किया, वो स्थितियां बेहतर हुई। आज हत्याएं नहीं होती, आज मतपेटियां नहीं लूटी जाती। जी। लेकिन हम टीएन सेशन को सिर्फ उनके नाम पे वोट नहीं मिलता, इसलिए उनको भारत रत्न नहीं मिलता। तो ये जो सवाल इस बात को ये है कि आज हमारी डेमोक्रेसी पर प्रश्न चिन्ह है, और यह प्रश्न चिन्ह तब तक रहेगा जब तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई ऑफिसर